सो हेलो एवरीवन, एमसीक्यू कर रहे थे हम सीएमए फाइनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के 70 एमसीक्यू हमने कर लिए थे। तो चलिए उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, दिस इज ए कॉम्पनसेशन और पीरियोडिक पेमेंट फॉर द यूज ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल टू द असेट टू द ओनर फॉर द यूज ऑफ हिज असेट इन द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये कि सर आपकी कोई एसेट है और मैं उसका इस्तेमाल करता हूं या तो प्रोडक्शन करने में या फिर अपने प्रोडक्ट को बेचने में या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में, ऐसी चीज़ों में मैं यूज करता हूं। तो मुझे उस एसेट को यूज करने के बदले में आपको कुछ पे करना होगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे? तो ऑब्वियस सी बात है सर, उसे हम रॉयल्टी का नाम देंगे। ठीक है, तो आपकी टेक्नोलॉजी है, आपका फॉर्मूला है, आपकी रिसर्च है और उसके हिसाब से अगर हम कुछ बनाते हैं तो वो रॉयल्टी कहलाती है। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 72, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किससे डील करता है? सर सोचना ही नहीं है, जॉइंट कॉस्ट से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 19 ECS 19 किससे डील करता है? जॉइंट कॉस्ट से डील करता है। आगे आ जाइए सर। 73, नॉर्मल कैपेसिटी एज पर CAS 2 क्या है? ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या है? सर नॉर्मल कैपेसिटी के दो मतलब हैं, मैंने आपको बताया था कि थ्योरेटिकली मतलब अलग है, प्रैक्टिकली मतलब अलग। पास्ट ईयर का जो एवरेज होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए हम PAC जो होता है उसे नॉर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा C, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अचीव और अचीवेबल ऑन एन एवरेज ओवर ए पीरियड ऑफ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ओके, डन। आइए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, परचेज प्राइस डॉलर में दे रखी है, $35,000 दे रखी है और इंपोर्ट ड्यूटी दे रखी है 4,35,000, फ्रेट इनवर्ड दे रखा है 256, इंश्योरेंस दे रखा है। ठीक है, हमें जो पेमेंट करना है पार्टी को वो करना है सर 1 महीने बाद, और उस टाइम पे जो एक्सचेंज रेट है वो $1 का 72.56 है और आज जो रेट है वो है 72.38 ऑन द डेट ऑफ इंपोर्टेशन। तो लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल बतानी है। तो सर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस $35,000 को हम रुपीज में जब कन्वर्ट करेंगे तो कौन सी रेट से कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्ट करेंगे सर हम 35,000 इंटू 72.38। ठीक है, पहला तो ये, उसमें फिर जोड़ दीजिए ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर देंगे सर? इंपोर्ट ड्यूटी तो 4,35,000 और फ्रेट इनवर्ड 2,56,000, इंश्योरेंस 58,000 एंड बस इतना ही तो है। तो ये आ गया 32,82,300 ये रहा। तो डी आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 74 का। ठीक है, आंसर इज डी फॉर क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 75, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होती है? सर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम हम कितना बना सकते हैं, और ये सर किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारी मशीनरी कैसी है, हमारी प्रोसेस क्या है, कितनी शिफ्ट हम चलाते हैं वगैरह वगैरह। तो सर इसमें ऑप्शंस हैं, कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल और इंटररिलेटेड प्रोडक्शन, यस। नंबर ऑफ शिफ्ट कितनी है, यस, उससे भी फर्क पड़ेगा। मैन्युफैक्चर नंबर ऑफ शिफ्ट कितना है, फर्क पड़ेगा। मैन्युफैक्चर टेक्निकल, यस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सारे ही हैं, ऑप्शन ऊपर नीचे है। ये कब का क्वेश्चन होगा? ये लॉकडाउन का क्वेश्चन है, यस। लॉकडाउन में जब ऑनलाइन एग्जाम हुए थे ना, तो वहाँ पे कंप्यूटर के एरर की वजह से ये ऑप्शन ऐसे हो गए थे कि ऑल ऑफ दीज ऊपर आ गया, बाकी ऑप्शन नीचे आ गया, ऐसा हो गया था। तो जैसे ही आपको ऐसा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन दिखे ना, समझ जाना कि दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 के क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं सर। 76 क्वेश्चन, मटेरियल कॉस्ट एज पर CS 6 में क्या शामिल नहीं होगा? तो पहला बोला है सर लॉस ड्यू टू श्रिंकेज। सर श्रिंकेज लॉस जो होते हैं, मॉइस्चराइजर लॉस होते हैं, नॉर्मल लॉस होते हैं, तो ये इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, आउटसोर्सिंग क्लेम फॉर द प्रोसेसिंग बाय ए थर्ड पार्टी। आउटसोर्सिंग क्लेम क्या होता है सर? आउटसोर्सिंग क्लेम का मतलब है सर हमने किसी को कुछ काम करने को दिया और वो चीजें तो वो भी इंक्लूड हो जाती है। डेमोरेज चार्जेस ऐड नहीं होते, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा
सी, क्योंकि हमने अभी पहले भी बताया था आपको कि डिटेंशन, डेमोरेज ये एक तरीके के फाइन और पेनल्टी है, इसे हम मटेरियल कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं। ओके, सेल्फ मैन्युफैक्चर तो आ जाता है। नेक्स्ट 77, which of the following ratio appears as profitability ratio in part D of annexure to the cost audit report? कि सर एनेक्जर जो हमने पढ़े थे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के 4 एनेक्जर थे ए बी सी डी, तो उसमें डी पार्ट में जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं वहां पे इनमें से कौन सा रेशियो आता है? तो सर यहां पे आता है ये वाला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू वैल्यू एडेड, पीबीटी कितना है अपॉन वैल्यू एडेड, पीबीटी अपॉन वैल्यू एडेड, ये वाला रेशियो आता है। ओके डन। आगे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं। अल्फा, आईफा है क्या, आईफा बीटा लिमिटेड, अल्फा ही होगा यार ये। अल्फा बीटा लिमिटेड है जे मशीन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ 2500 यूनिट्स पर आवर। एक घंटे में कितने बनाते हैं सर? 2500 यूनिट बनाते हैं। 3 शिफ्ट में काम करते हैं, 8 घंटे काम चलता है और आधे घंटे का बीच में टाइम होता है। 12 संडे वीकली संडे की छुट्टी होती है और 12 छुट्टी उसके अलावा भी होती है। ठीक है, और मेंटेनेंस जो है वो उसी छुट्टी में कर लिया जाता है। नॉर्मल कैपेसिटी बतानी है आपको तो लीजिए। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब मैंने अभी फिर बताया था आपको कि नॉर्मल कैपेसिटी इक्वल टू PAC इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सर 2500 यूनिट बनाते हैं एक घंटे में और शिफ्ट चलती है 8 घंटे की, उसमें से कितना टाइम चला जाता है भाई खाने पीने में? ये रहा हाफ एन आवर, आधा घंटा चला जाता है। ठीक है, ऐसी 3 शिफ्ट चलती है और 301 दिन काम होता है। 301 दिन क्यों बोला हमने? क्योंकि 52 संडे और 12 हॉलीडे उसके अलावा, तो 54 छुट्टियां हो गई। सॉरी 365 माइनस 52 माइनस 12, हाँ ठीक है 301 ही आएगा। यस, तो निकाल दीजिए 2500 मल्टीप्लाई बाई 7.5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 301, तो 16,93,000 1,69,31,250। तो ये रहा आपका आंसर 1,69,31,250। ओके, चलिए जी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द कॉस्ट, सर ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू कॉस्ट कौन सा CS है? 24 है। यस, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 24। नाम वाले CS तो आपको फटाफट कर लेने हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोवाइड द कॉस्ट सेंटर विच प्राइमरली प्रोवाइड एंसिलरी सर्विस अक्रॉस द एंटिटी, मतलब वो सब जगह पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको आप क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट तो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सेलिंग, सेलिंग में हेल्प करते हैं, सपोर्ट, यस, तो ये आपका आंसर रहेगा। सपोर्ट सर्विस सेंटर ऐसे सेंटर होते हैं जो सारे डिपार्टमेंट को, सारी ऑर्गेनाइजेशन को ऑक्सिलरीज मतलब कि सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक्सिलरी और ऑक्सिलरी का मतलब होता है सपोर्टिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस का है, तो ये रहा आपका ऑप्शन सी। डन। डिफरेंस बिटवीन द टाइम फॉर विच एम्प्लॉइज आर पेड और एम्प्लॉइज आर टाइम बुक, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं सर? आइडल टाइम बोलते हैं। सर आपने काम किया 80 घंटे, पेमेंट दिया आपको 82 घंटे का, तो 2 घंटे क्या था? आइडियल टाइम था सर, जिसके लिए हम पे करते हैं पर उसमें प्रोडक्शन नहीं होता है, तो दैट वाज आइडियल टाइम। ओके, आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 83 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, इनमें से एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट कौन सा नहीं होता है? लिव विथ पे, यस एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होता है। वर्किंग टाइम होता है। आइडियल टाइम भी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होता है क्योंकि पेमेंट तो करते ही है ना, प्रोडक्शन नहीं होता। अनपेड टाइम ये नहीं होता, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा डी, अनपेड टाइम। जिस टाइम के लिए आपने पेमेंट ही नहीं किया उस टाइम को एम्प्लॉय कॉस्ट में कैसे ले सकते हैं? राइट, हमसे पूछा नॉट इंक्लूडेड, तो अनपेड टाइम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84। इन रिलेशन टू CAS ऑन कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, मतलब कि CS 8, द टर्म कमिटेड कॉस्ट क्या है? सर कमिटेड कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली हमें क्या होता है, कुछ स्टैंड बाय यूटिलिटी, एक वर्ड आता है, हाँ चलो ले ही रखा ना, ये रहा
स्टैंड बाय यूटिलिटी मतलब कि कुछ फैसिलिटी हमें बैकअप के रूप में रखनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया था कि जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तो उसमें एक एम्बुलेंस रहती है, एक फायर ब्रिगेड रहती है, तो वो चाहे काम आए और चाहे ना आए वो साथ में चलेगी, तो उनकी जो कॉस्ट होती है उसे क्या कहते हैं हम, कमिटेड कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग स्टेट बाय यूटिलिटी इज कॉल्ड कमिटेड कॉस्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी। ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। इसका आंसर था 76%, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है, आंसर था इसका 76%। CAS 13 किसका है सर? सर CAS 13 है ए, कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। CAS 13 किसका है? कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर का है सर, राइट। पेनल्टी पेड टू PF अथॉरिटी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और आंसर है इसका एक्सक्लूडेड। अच्छा, ये रिपीट क्यों आए? यहाँ पे रिपीट आने का रीजन ये था कि एक बार तो ये क्वेश्चन बुक में था तो वहां से आ गया, और एक बार एग्जाम में आया हुआ है, राइट। यस, तो नेक्स्ट बुक में हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। CAS 11 किसके साथ डील करता है सर? CAS 11 डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड के साथ कोई ऐसा CS है नहीं। ये 15 है और ये 17 है, ठीक है। यस, आगे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 89। एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग cost accounting principles, cost of production and distribution of utility is determined based on the normal or actual capacity whichever is higher। ये आपको CAS 3 में पढ़ाया हुआ है, राइट, कि सर ज्यादा जो होगा वो। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी आपको, जस्टिफाई योर आंसर। अब जस्टिफाई ऑफ आंसर पूछेगा ना तो आपको लिखना पड़ेगा एज पर CAS 3, ये ऐसा होता है, ठीक है। पर अभी जो पेपर आया था रिसेंटली उसमें आपसे जस्टिफिकेशन नहीं मांगा गया था, राइट। पहले क्या होता था, 2 नंबर का क्वेश्चन आता था, और 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर मिलता था सही जवाब देने का और 1 नंबर मिलता था उसको एक्सप्लेन करने का। पर इस अटेम्प्ट में उसको हटा दिया गया था। फिर भी बच्चों के कंफ्यूजन था कि सर है या नहीं है, तो हमने कुछ ऑफिशियल से बात की थी, उन्होंने कहा नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये हमारी पर्सनली मैंने बात की थी, उन्होंने आगे सीधा फ़ोन किया अपने डिपार्टमेंट में और वहाँ से पता किया और ये रिजल्ट निकल के आया कि नहीं जी, किसी भी प्रकार का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कॉस्ट ऑडिटिंग, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 किसके साथ डील करता है सर? 102 है डॉक्यूमेंटेशन, आया कुछ याद? यस, 102 इज फॉर डॉक्यूमेंटेशन, 101 इज फॉर प्लानिंग, 103 फॉर ऑब्जेक्टिव एंड ऑडिट अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, और 104 जो है नॉलेज ऑफ बिजनेस है, ठीक है। चलिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अभी बताया आपको, इट्स 103, ठीक है। ये क्या है? 103। तो चारों के नाम याद कर लो, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, राइट। कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे कौन सा है? 102, अभी तो बताया था, राइट। कौन सा टॉपिक पे लेके नंबर कौन सा है, नंबर लेके टॉपिक कौन सा है, इस तरीके की चीजें आती हैं। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102, अभी तो बताया, डॉक्यूमेंटेशन के साथ डील करता है सर, कितनी बार बताएंगे। तो देखो घुमा फिरा के इनके पास क्वेश्चन तो वही है इस टॉपिक में से, तो नाम पूछेंगे आपको कैसे भी पूछ लें। द नॉलेज ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल इज टू बी अंडरस्टूड बाय द कॉस्ट ऑडिटर एज रिक्वायर्ड बाय द कॉस्ट ऑडिटर, बताइए कौन से में है? 104 में है सर। नॉलेज ऑफ द एंटिटी, इट्स कंट्रोल, इट्स प्रोसेस, वो सब किस में है? 104 में है सर। चलिए, एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज 2 कंपोनेंट। जब भी कोई गलती होती है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क और ऑडिट रिस्क। देखो ऑडिट रिस्क तो अलग चीज हो गई, ऑडिट रिस्क के ही पार्ट है ये, इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क और कंट्रोल रिस्क, राइट। फाइनेंशियल रिस्क जैसा कुछ है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मटेरियल ये गलत, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए। इनहेरेंट रिस्क मतलब वो रिस्क जिसको कम नहीं किया जा सकता, और कंट्रोल रिस्क वो रिस्क जो हमने कंट्रोल पे यकीन किया पर वो कंट्रोल इफेक्टिव नहीं निकले, राइट।
नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 96। द प्रिंसिपल दैट द कॉस्ट ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट विद द एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मतलब प्लानिंग की बातें हैं सर, तो प्लानिंग की बातें कौन से सीएस में की गई है बताओ जी। द प्रिंसिपल दैट द कॉस्ट ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट विद द एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कौन से सीएस में बात की गई है? तो आंसर इज सी 103, क्योंकि 103 में बोला है ऑडिटिंग अकॉर्डिंग टू, ऑडिट अकॉर्डिंग टू CAS, राइट। नेक्स्ट आ जाइए सर, नेम द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वेयर इन द प्रिंसिपल दैट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर इज टू चेक द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज कंटेंट। ऐसा कौन सा CS है जिसमें ये लिखा गया है कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? 103 C, क्योंकि सी में लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट और ऑडिट अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कॉस्ट ऑडिटिंग चैप्टर में, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर में जो क्वेश्चन बनेंगे वो सिर्फ नाम के बनेंगे, तो नाम याद रख लीजिएगा। चलिए जी आगे आ जाते हैं, अब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल इन द डिजाइन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज्ड। कंट्रोल क्यों लगाते हैं? जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं तो उसमें कंट्रोल क्यों लगाते हैं? पहला है इंस्पेक्ट द सिस्टम एंड चेक दैट इज बिल्ट अप एज पर द स्पेसिफिकेशन। क्या इसलिए लगाते हैं कंट्रोल? नहीं सर, ये तो बनाने का डिजाइन होता है, उस पर चलता है। प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम द एक्सीडेंटल, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम द एक्सीडेंटल और इंटेंशनल लॉस, हाँ ये हो सकता है, लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंश्योर दैट द सिस्टम प्रोसेसेस डेटा एज इट वॉज डिजाइन टू एंड दैट द रिजल्ट आर रिलायबल। यस, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। मतलब ये जानने के लिए हम कंट्रोल लगाते हैं कि जिस चीज़ के लिए कंट्रोल लगाए गए थे वो उस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समझ गए बात को? यस, तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम कंट्रोल लगाते हैं। कंट्रोल आर नेसेसरी फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए कंट्रोल नेसेसरी है? आंसर इज बिल्कुल यस सर, नेसेसरी है। क्यों? वाई? पहला, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा आर प्रोसेस्ड एंड ह्यूमन एरर आर एक्सपेक्टेड इन द डेटा एंट्री। कि सर बहुत सारा डेटा डाला जाता है और हो सकता है ह्यूमन एरर हो जाए। ह्यूमन एरर मतलब सर 21 की जगह 12 लिख दिया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई फिगर लिखना भूल गए, हो सकता है, हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए कंट्रोल लगाना जरूरी है। जैसे ऐसा समझिए, मोबाइल नंबर का कंट्रोल होता है। मोबाइल नंबर का जो बॉक्स होता है उसमें सिर्फ नंबर आएंगे, ABCD नहीं आएगा, पहली बात। और उसमें 10 डिजिट आएंगे, 10 से कम होगा तो भी अलार्म बज जाएगा, मतलब कि वो अलर्ट कर देगा कि कुछ गड़बड़ है, और 10 से ज़्यादा होगा तो भी कर देगा, राइट। तो यस, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए कंट्रोल जरूरी है, इज द राइट आंसर। एक्सीडेंटल एरर कैन लीड टू लॉस ऑफ मनी एंड क्रेडिबिलिटी इन द इंफॉर्मेशन। कि सर ठीक है, जानबूझ के नहीं किया, गलती नहीं किया, पर कोई गलती हो गई तो उसका बड़ा हमें नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए भी कंट्रोल लगाना जरूरी है। बिल्कुल, ये भी ठीक है। टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम द वायरस अटैक। वायरस अटैक से बचाने के लिए कंट्रोल लगाना। देखो, वायरस अटैक से बचाने के लिए हम लगाते हैं एंटीवायरस। क्या लगाते हैं? एंटीवायरस। और हाँ, बोल सकते हैं वो भी एक तरीके का कंट्रोल है। डेटा में बी लॉस्ट ड्यू टू डिस्क क्रैशेज। डिस्क क्रैश हो गई तो, पर डिस्क क्रैश होने को कंट्रोल नहीं बचाएगा, उसके लिए बैकअप रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, सारे ही ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा अगर हम उस नज़रिए से देखें, एंटीवायरस के नज़रिए से, तो हो सकता है, राइट। पर जो सजेस्टेड आंसर के हिसाब से हम जो चलेंगे, दैट विल बी A एंड B। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा A। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों तो परफेक्टली है ही है, उसके लिए तो कंट्रोल लगाना है। सी, तीसरे पॉइंट को हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते थे, पर अगर मैं तीसरे पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जो 1, 2 और 3 तीनों को ले रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लेना पड़ा 1 और 2, ठीक है। 1 और 3 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 2 तो आना ही आना है। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 100। ये वाले होते हैं ना, ये ऑप्शन वाले, इनमें आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपको सारे ऑप्शन एक जैसे ही लगेंगे। ओके, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल लगाने का मेन पर्पज क्या है? पहला पर्पज, गार्ड अगेंस्ट द फ्रॉड इन डेटा एंट्री। डेटा एंट्री होने में कोई फ्रॉड हो जाए, बिल्कुल यस। चेक द क्लरिकल हैंडलिंग, बिल्कुल।
टू प्रोवाइड ए मेथड टू ट्रेस द स्टेप एंड फाइंड वेयर एरर। हाँ ये जरूरी है, ये पॉइंट अच्छा है कि सर गलती हो जाएगी वो तो समझ में आता है, पर उस गलती को ढूंढेंगे कैसे, इसका भी काम क्या होना चाहिए, इसकी भी डिटेल आपके सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, तो इसका भी कंट्रोल होना चाहिए। ऑटोमेटिकली करेक्ट द एंट्री इन डेटा, नहीं, तो यहाँ पे होगा 1 2 और 3, तो कौन सा ऑप्शन होगा देख लो, 1 2 और 3, सी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा सी। बोलो क्लियर है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं क्या कह रहा है। आइए, ए टू वे चेक इज यूज। टू वे चेक का मतलब होता है डबल चेकिंग, दो तरीके से, क्रॉस चेक ऐसा बोल सकते हैं। तो टू वे चेक कहाँ पे यूज किया जाता है? चेक प्रोग्राम करेक्टनेस, मतलब कि हमने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है वो करेक्ट है या नहीं ये जानने के लिए, ठीक है। फाइंड डेटा एंट्री एरर्स, अगर डेटा एंट्री में कोई एरर है तो वो यस डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज फाइंड मल्टीप्लिकेशन एरर, नहीं मल्टीप्लिकेशन एरर के लिए कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। फाइंड एन अर्थमेटिक एरर इन प्रोसेसिंग, यस। तो देखिए देखने में आपको फिर वही सब लिखेंगे पर आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पे आंसर है फाइंड द डेटा एंट्री एरर्स और फाइंड एन अर्थमेटिक एरर, ये दोनों चीजें यहाँ पे ठीक है, तो आंसर होगा 2 और 4, तो सी इज द राइट आंसर। मैं फिर कह देता हूँ, ये जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जिसमें 4 ऑप्शन है, चारों में ए बी ए सी दे रखा है, इनमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आंसर अभी हम करवा रहे हैं उसके हिसाब से याद कर लीजिए, क्योंकि अभी कोई फाइनल एग्जाम थोड़ी है, फाइनल एग्जाम में लिखना है ना आपको, तो अभी आप इनको याद कर लीजिए और यही आंसर आपको एग्जाम में टिक करने हैं, समझ गए। नेक्स्ट आ जाइए, एक चेक पॉइंट प्रोसीजर। चेक पॉइंट का मतलब जैसे अपने नाकाबंदी कर देते हैं, चेक पोस्ट लगा देते हैं, वैसा ही चेक पॉइंट का मतलब है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो चेक पॉइंट प्रोसीजर क्या है सर? सर चेक पॉइंट प्रोसीजर ये है, चेक द प्रोग्राम करेक्टनेस एट सर्टेन पॉइंट, कि सर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आप यहाँ पे चेक कर लो, 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 ठीक है। डिवाइड ए प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, नहीं ये तो नहीं है। ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पोर्शंस एट द एंड ऑफ ईच ऑफ विच ए चेक पॉइंट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। अब देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को अगर हम सोफिस्टिकेटेड तरीके से मिक्स करें तो बनता है ये वाला पॉइंट, कि आप प्रोग्राम को पोर्शंस में बांट दीजिए, ये एक, ठीक है, यहाँ पे चेकिंग लगा दीजिए, ये एक हिस्सा यहाँ पे चेकिंग लगा दीजिए, कि सबके एंड पे चेकिंग लगा दीजिए, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स इन द प्रोग्राम वेयर द कन्वीनियंट टू चेक इट। नो, तो सी इज द राइट आंसर, कि प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट दीजिए और हर मॉड्यूल के एंड पे, जैसे आपके सिलेबस को चैप्टर में बांटा है और हर चैप्टर के आखिरी में क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट, तो वैसे ही आपको पूरे प्रोसेस को टुकड़ों में बांटना है और उसको क्या कर देना है, उस पर चेकिंग क्राइटेरिया लगा देना है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 103 पे। ऑडिट इन द डिजाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज्ड टू, audit in the design of information system is used to inspect the system and check its built up as per specification। कि सर जब आप डिजाइन की ऑडिट कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक सिस्टम बनाया, आप ऐसा समझिए मैंने एक ये आईएएस सिस्टम बनाया है, ठीक है, आपको बोला गया कि चेक करो भैया इसका डिजाइन ठीक है क्या। तो डिजाइन में आप क्या देखोगे? डिजाइन में आप ये देखोगे कि ये वैसा बना है जैसा इसको बनाना चाहिए था, मतलब जैसा हमने सोचा था, क्या वैसा बना है? डिजाइन तो यही होती है ना, आपको मैं घर बना दूं और बाद में आपको बोलूं कि ये रहा मैप, बताइए सही है क्या, तो आप क्या देखेंगे कि एज पर मैप बना या नहीं बना। तो यस, ये आपका सही जवाब है। प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम द एक्सीडेंटल और इंटेंशनल लॉस, नहीं, डेटा बचाने के लिए तो हम कंट्रोल लगाते हैं, उसके लिए ऑडिट वाली बात नहीं है। इंश्योर दैट द सिस्टम प्रोसेस डेटा एज इट वाज डिजाइन टू एंड द रिजल्ट आर रिलायबल, नहीं। ऑडिट द प्राइवेसी, ये ऑडिट का रूप है, ये वाला है ना थर्ड पॉइंट, ये ऑडिट करने पे मतलब कंप्लीट ऑडिट जब हम करेंगे ना सिस्टम की तो हमें पता चलेगा, पर डिजाइन की ऑडिट की बात चल रही है तो डिजाइन के लिए ये नहीं है मैटर। इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ डेटा, नो। तो कुल मिला के ए है कि हम ये चेक करेंगे कि जो सिस्टम बनाया है वो एज पर स्पेसिफिकेशन बना है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 104। बाई ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, तीन चीजें बताई थी, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर, ऑडिटिंग विद द कंप्यूटर। तो बात कर लेते हैं सर ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। इसमें क्या होता है सर, इनपुट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आर कंपेयर्ड एंड चेक फॉर द करेक्टनेस, कि इनपुट और आउटपुट को मिलाया जाता है, बिल्कुल
क्यों मिलाया जाता है सर इनपुट आउटपुट को? क्योंकि हम प्रोसेस चेक नहीं करते। ऐसा समझिए ये कंप्यूटर है, इसमें हमने इधर से इनपुट डाला और इधर से आउटपुट निकला। अब क्योंकि हमें कंप्यूटर नहीं आता चलाना बहुत ज़्यादा, तो हम इसके प्रोसेस तो चेक कर ही नहीं सकते। हम क्या चेक कर रहे हैं? इनपुट और आउटपुट चेक कर रहे हैं। तो दैट्स वाई इनपुट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आर कंपेयर्ड एंड चेक। द प्रोग्राम एंड द प्रोसीजर आर चेक। प्रोग्राम प्रोसीजर तो चेक कर ही नहीं सकते ना, तो प्रोग्राम प्रोसीजर तो भूल ही जाओ। स्पेशल सिंथेटिक डेटा इज इनपुट एंड आउटपुट चेक फॉर द करेक्टनेस। नहीं, प्रोग्राम आर रिटर्न टू चेक द फंक्शनिंग। नहीं, ए इज द राइट आंसर कि इनपुट और आउटपुट को मिला के देखते हैं। ओके, एन ऑडिट ट्रेल इज एस्टेब्लिश। एन ऑडिट ट्रेल इज एस्टेब्लिश इन ए सिस्टम टू। किस चीज के लिए होता है? डिटेक्ट एरर इन ए सिस्टम, enable auditing of the system, localize the source of an error in a system and trail a program। तो इसका देखो आंसर तो होगा सी। क्यों होगा? उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ऑडिट ट्रेल होता क्या है। ऑडिट ट्रेल होता है कि किसी के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके किसी भी प्रोसेस के एंड तक क्या क्या हुआ उसकी पूरी डिटेल होती है, कि वो पॉइंट स्टार्ट कहाँ से हुआ, बीच में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ों की जानकारी इसमें होती है। राइट तो लोकलाइज द सोर्स, लोकलाइज द सोर्स ऑफ एरर, कि कहाँ पे दिक्कत आई। यहाँ तक ठीक चल रहा था, यहाँ तक ठीक चल रहा था, तो यहाँ पे रुका, इसका मतलब दिक्कत यहाँ आई। तो ये हमें ऑडिट ट्रेल से पता चलेगा कि यहाँ जाके चीज रुकी है। ओके, तो इसलिए इसको बोला है लोकलाइज द सोर्स ऑफ एन एरर। एरर आने का रीजन क्या है? नेक्स्ट, इन ऑडिटिंग विद द कंप्यूटर। जब ऑडिटिंग विद द कंप्यूटर की बात आती है तब क्या होता है सर, वो सुनिए। ऑडिटिंग प्रोग्राम आर डिजाइन एंड यूज्ड टू चेक द सिस्टम। हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर इज थ्रोली चेक। नहीं, हार्डवेयर चेक करने की जरूरत नहीं होती जब आप कंप्यूटर के जरिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब कि सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज थ्रोली चेक टू इंश्योर द एरर फ्री ऑपरेशन। ठीक है, लग रहा है ठीक सा। ऑडिटर चेक द सिस्टम विथ ए कंप्यूटर। ठीक है, देखो ये तीनों पॉइंट सही लग रहे हैं, ए, सी और डी तीनों कहीं ना कहीं सही लग रहे हैं, पर ज्यादा जो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होगा वो ए होगा कि हम कोई, आपको याद है जनरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ा था हमने, कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी पढ़ा था, सॉरी याद है CAAT भी पढ़ा था, कि जब हम कंप्यूटर के साथ ऑडिट करते हैं तो हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं और उस सॉफ्टवेयर के जरिए हम ऑडिट करते हैं। तो क्या लिखा है? ऑडिट प्रोग्राम आर डिजाइन, मतलब कि आप ऑडिट टूल बनाओ और उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल करो। समझ गए? आप एक सॉफ्टवेयर बनाओ और उस सॉफ्टवेयर से सिस्टम को चेक करो, तब हम बोलेंगे ऑडिट विद द कंप्यूटर। राइट, यस। आगे आ जाइए, 107 क्या कह रहा है? बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम टेस्टिंग। अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम टेस्ट करते हैं तो हमारा मतलब क्या है उस टाइम, उससे हमारा क्या मतलब? अगर कोई आपको पूछे इंफॉर्मेशन सिस्टम टेस्टिंग करनी है तो हम बोलेंगे हाँ करनी है, पर मतलब क्या है इसका? तो सुनिए, टेस्टिंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम करेक्टली, किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को टेस्ट करना। ठीक है। डिटरमाइन वेदर ए सिस्टम इज परफॉर्मिंग एज पर स्पेसिफिकेशन। यस, ये ज्यादा अच्छा है। डिटरमाइनिंग वेदर ए सिस्टम इज परफॉर्मिंग ऑप्टिमली, ये भी ठीक है। और इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम। देखो चारों ऑप्शन ही ठीक लग रहे हैं। ये बिल्कुल बताऊं कहाँ से इन्होंने कॉपी पेस्ट किए हैं, एक्चुअली ये आपके था ही नहीं। हमारा एक कोर्स होता है CA का, पता आपको? CA बनने के बाद और CMA बनने के बाद CA इंस्टीट्यूट एक कोर्स कराता है DISA एग्जाम, और CMA इंस्टीट्यूट भी एक कोर्स कराता है DISA एग्जाम। दोनों इंस्टीट्यूट कराते हैं, दोनों अलग अलग हैं पर सेम है कोर्स का नाम। इस DISA के एग्जाम जो होता है ये बैंकिंग के लिए होता है स्पेशली, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको चारों ऑप्शन ही सही लगेंगे और है भी चारों सही, पर आपको चुनना होता है ज्यादा सही कौन सा है। ठीक है, तो ये बहुत टफ एग्जाम होता है। ठीक है, तो उसमें से ये क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डाले गए हैं। ओके, तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं आप याद करते जाइए कि इसमें ये ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, पैरेलल रन। पैरेलल रन का मतलब क्या होता है पता है? जैसे ये दो लाइनें बराबर चल रही है, इसको बोलते हैं पैरेलल रन। ठीक है, बराबर में चलना। तो पैरेलल रन का इस्तेमाल कब करते हैं? सुनिए,
ड्यूरिंग रेगुलर ऑपरेशन नहीं, ड्यूरिंग रेगुलर नहीं करते। व्हेन ए सिस्टम इज इनिशियली इंप्लीमेंटेड, यस, ये आपका सही जवाब है। कैसे, इसको मैं समझा सकता हूँ, बिल्कुल लॉजिकली आपके समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसा है, ये मेरा पुराना सिस्टम चल रहा है, ठीक है, और मुझे नया सिस्टम लगाना है। अब मैं अगर पुराने को झट से बंद कर दूं और नया चालू कर दूं, तो नए में अगर कोई दिक्कत आई तो काम रुक जाएगा, प्लस नया सबको चलाना नहीं आता। समझ रहे बात को? जैसे इनकम टैक्स का पोर्टल चेंज हुआ था, पहले पुराना पोर्टल था फिर नया पोर्टल आ गया। पर अगर हमने सीधे से नया पोर्टल चालू कर दिया, ठीक है, अभी एमसीए में भी हुआ था, आपको पता हो तो, एमसीए में V2 पोर्टल चलता था, अभी एमसीए में एक नया पोर्टल शुरू किया V3। अब अगर सीधा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको बंद कर दे और सीधा इसको चालू कर दे, तो पहली बात तो सबको पता नहीं है कि नए पोर्टल पे काम कैसे होता है। दूसरी बात, ये नया बना है तो इसमें कुछ एरर भी हो सकती है। तो सीधा अगर हमने ये कर दिया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, काम अटक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए दोनों को चालू करते हैं, ओल्ड को भी चालू रखते हैं और न्यू को भी चालू रखते हैं। फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ओल्ड को हटाते जाते हैं। तो इसको बोलते हैं पैरेलल रन, दोनों को बराबर में चलाना। इसका बेस्ट एग्जांपल इनकम टैक्स में आपने पढ़ा है, न्यू टैक्स रिजीम पढ़ा है ना। तो न्यू टैक्स रिजीम को सीधा अप्लाई कर दिया या दोनों चल रही है, पुरानी नहीं, दोनों चल रही है। पहले नई को ऑप्शनल किया, पुरानी को कंपलसरी किया, अब पुरानी को ऑप्शनल कर दिया, नई को कंपलसरी कर दिया। अब अगले साल बोलेंगे पुरानी हट गई, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पुरानी स्कीम को हटा देंगे। यस, टू प्रोटेक्ट ए सिस्टम फ्रॉम वायरस, बताओ जी, सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए आप क्या करोगे, क्या करना चाहिए? नॉट ऑथोराइज्ड यूज ऑफ फ्लॉपी डिस्क, बताओ जी, आप ऐसी कोई भी फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करने नहीं दोगे जो कि सही नहीं है। अब फ्लॉपी डिस्क आप नहीं जानते होंगे मेरे हिसाब से। देखिए पहले चलती थी सीडी, आपने सीडी का नाम सुना होगा ना, चक्री जैसे सीडी आती थी, ठीक है। उसी के साथ फिर एक चलती थी फ्लॉपी डिस्क, ऐसे चौकोर होती थी, डिस्क होती थी, तो उसको भी डाटा स्टोरेज थी वो। अभी चलती है हार्ड डिस्क, आपने हार्ड डिस्क का तो नाम सुना होगा, ठीक है। तो और पेन ड्राइव, ठीक है, अभी पेन ड्राइव वगैरह चलती, ये चलते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क का नाम इन्होंने लिखा है। आपको मैं बोल सकता हूं कि सर मैं अनऑथोराइज पेन ड्राइव ना लगाऊं, अनऑथोराइज हार्ड डिस्क ना लगाऊं, अनऑथोराइज फ्लॉपी ना लगाऊं, अनऑथोराइज सीडी ना लगाऊं। हाँ, तो अनऑथोराइज डिवाइस नहीं लगाना हमको, क्योंकि उससे वायरस आ सकता है। कल को मेरी पेन ड्राइव में वायरस और मैंने आपके सिस्टम में लगा दिया तो उसमें भी आ सकता है। तो यस, दिस इज द राइट कि आपको कोई भी अनऑथोराइज फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव नहीं लगानी चाहिए। दूसरा है स्कैन वायरस इन द फाइल रिसीव्ड वाया नेटवर्क और फ्लॉपी। अगर आप किसी नेटवर्क या फ्लॉपी से चलो कोई फाइल लेते हो, जैसे आपने मेरी पेन ड्राइव में से कुछ लिया, तो उसको स्कैन कर लो पहले, ताकि कोई वायरस है तो पकड़ में आ जाए, ये भी ठीक है। आइसोलेट ए सिस्टम फ्रॉम नेटवर्क, आइसोलेट का मतलब होता है अकेला। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अकेला। क्या आप अपने सिस्टम को हटा दो, मतलब अपने में इंटरनेट बंद कर दो, कोई पेन ड्राइव मत लगाओ? अरे ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। आपको कोई बोले कि भैया बीमार होने से बचना है, क्या करूं? बोले कमरे में बंद कर लो, खुद को बाहर जाओ ही मत, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये गलत है। इंस्टॉल ए रोल बैक रिकवरी प्रोग्राम इन द सिस्टम, नो, रिकवरी तो बात की बात है, हमें तो वायरस को रोकना है। तो यस, 1 और 2 इज द राइट आंसर, तो ए बी इज द राइट आंसर। ओके, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ए फायरवॉल इज यूज्ड इन ए सिस्टम कनेक्टेड टू ए वाइड एरिया नेटवर्क। इसको जैसे अपने लैन का नाम सुना आपने, लोकल एरिया नेटवर्क, तो वैसे ही वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो उसमें फायरवॉल का क्या इस्तेमाल है, ठीक है। देखो जो एंटीवायरस होता है ना, उसी के साथ एक चीज होती है फायरवॉल, ठीक है। एंटीवायरस के का ही एक रूप है, ऐसा बोल सकते हैं हम, फायरवॉल, ठीक है। ऐसे एक वॉल है, यहां से डेटा आ रहा है आपके कंप्यूटर में, तो ये वॉल क्या करती है, अनऑथोराइज एक्सेस को रोकती है। कोई वायरस आने की कोशिश कर रहा है, कोई हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एंटी हैकिंग काम है, ये रोकता है किसी भी अनऑथोराइज एक्सेस को। दिस इज कॉल्ड फायरवॉल, ठीक है। तो आइए, फायरवॉल क्या करता है सर, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर इन द नेटवर्क। अब ये देखो फायरवॉल नाम है तो लोग सोचते हैं फायर का कुछ होगा, नहीं, गलत है ये, बिल्कुल फायर जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस बाय द हैकर, यस बिल्कुल ठीक है। स्कैन फॉर द वायरस इन द फाइल, नहीं, स्कैनिंग का काम ये नहीं करता है, ये रोकने का काम करता है। वॉल है, दीवार है, तो रोकने का काम करते हैं। एक्सटिंग्विश फायर स्प्रेडिंग वाया नेटवर्क केबल्स, नो, फायर का मतलब एक्चुअली वो आग वाली बात है ही नहीं, तो आप उसको तो भूल जाइए। तो इसमें आपका आंसर होगा बी, प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस बाय हैकर्स। ओके, चलिए 111 नंबर देखो भाई।
सिक्योरिटी इन द डिजाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज्ड, सिक्योरिटी इन द डिजाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज्ड, कि जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करेंगे तो वहां पे आप क्या ध्यान रखेंगे, सुनिए। इंस्पेक्ट द सिस्टम एंड चेक अबाउट इट्स स्पेसिफिकेशन, नहीं ये तो अपन ऑडिटिंग का पॉइंट था, ऐसा पॉइंट सेम आया था, हमने पढ़ लिया है। प्रोटेक्ट डेटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम एक्सीडेंटल और इंटेंशनल लॉस, यस ये है, बी इज द राइट आंसर। देखो अब समझना, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था अभी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 103, चारों ऑप्शन वही थे, पर यहां पे लिखा था ऑडिट और वहां पे लिखा है सिक्योरिटी। तो ऑडिट में तो ये देखते हैं कि सिस्टम वैसा बना क्या जैसा बनाना था, और सिक्योरिटी में ये देखते हैं कि डेटा सुरक्षित है या नहीं है, समझ रहे हो। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें टाइम लगता है चीजों में, और इतना कंटेंट आपकी बुक में भी नहीं है यहाँ जितने क्वेश्चन डाले गए हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग, बताओ जी किन किन से बचाना जरूरी है। नेचुरल डिजास्टर से बिल्कुल बचाना जरूरी है, डिस्कंटेड एम्प्लॉय मतलब कि जो हमसे नाराज है उन एम्प्लॉय से बिल्कुल, वरना वो हमारे कॉम्पिटिटर को लीक कर देंगे डेटा। पुअरली ट्रेंड एम्प्लॉय, नादान बालक, बचाना है क्या, बिल्कुल। हैकर से बचाना है, बचाना है। इंडस्ट्रियल स्पाइसेस से बचाना है, स्पाइस मतलब जासूस, स्पाइस का मतलब जासूस, अरे यार मैंने जासूस, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर से, डेटा एंट्री सबसे ही बचाना है सर, तो यस आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबो, ऑल ऑफ दी अबो लिख लो आप, तो ऑल ऑफ अबो, ठीक है, यस भाई सुरक्षा तो सबसे करनी है। सेवरल चेक्स, सेवरल मतलब बहुत सारे, चेक्स एंड कंट्रोल एक्सरसाइज इन द बिजनेस टू इंश्योर द एफिशिएंट वर्किंग इज नोन एज, अगर आप अपने बिजनेस में बहुत सारे चेक लगा देते हैं, चेक लगाने का मतलब हो गया कि सर एक जने ने काम किया दूसरा चेक कर लेगा, दूसरे ने काम किया तीसरा चेक कर लेगा, मतलब एक का किया हुआ काम दूसरा चेक करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ। अब ये नॉर्मल चीजें आ गई, टेक्निकल से बाहर आ जाओ, टेक्निकल दुनिया से बाहर आ जाओ, राइट। तो सेवरल चेक्स का मतलब होता है सर इंटरनल चेक, इंटरनल चेक याद है कुछ, इंटरनल चेक का मतलब होता है एक पर्सन का किया हुआ काम दूसरा चेक करेगा, ठीक है, इसका कोई और चेक कर लेगा, तो उसको बोलते हैं सेवरल चेक्स। क्वेश्चन नंबर 114 इस पे लिख दो ना ए, यस। क्वेश्चन नंबर 114 114, द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय द अनदर क्लर्क, अगर एक बंदे का किया हुआ काम ऑटोमेटिक दूसरे से चेक हो जाता है, ऐसा सिस्टम बना दिया, तो उसे क्या बोलेंगे सर, उसे भी इंटरनल चेक ही बोलेंगे। अभी तो बताया कि सिस्टम ही ऐसा बना रखा है, इसका काम ये चेक करेगा, इसका ये चेक करेगा, इसका ये चेक करेगा, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल चेक, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक क्या सेम है क्या, बताओ। इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक सेम है क्या। देखो इंटरनल कंट्रोल बड़ी चीज है, मैंने एक दिन पहले भी बताया था आपको। इंटरनल कंट्रोल के दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल ऑडिट होता है और एक इंटरनल चेक होता है, कंट्रोल और ये चेक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स इंटरनल चेक, यस सी इज द राइट आंसर, कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो इंक्लूड करता है इंटरनल चेक को, वो उसका पार्ट है। इंटरनल कंट्रोल बहुत बड़ी चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको लग रहा होगा ना कि हाँ ये ऑडिट के क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन तो पता ही नहीं कहां से आए थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट ए कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट के लिए कौन सी बात सही नहीं है। सर पहली बात कि ये रेगुलर इंटरवल होती है, सही है। कैरिड आउट ऑन डेली हो सकती है, वो भी सही है। इट इज नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज गुड इंटरनल कंट्रोल, अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा इंटरनल कंट्रोल हो तो इंटरनल ऑडिट की कंटिन्यूअस ऑडिट की जरूरत है, नहीं ये गलत है। अगर अच्छा इंटरनल कंट्रोल है फिर तो ऑडिट की जरूरत ही नहीं है ना, मतलब कंटिन्यूअस ऑडिट की क्या जरूरत है, राइट। इट इज एक्सपेंसिव, ये भी सही है। तो सही क्या नहीं है, सी पॉइंट सही नहीं है कि सर अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो तो कंटिन्यूअस ऑडिट की जरूरत है, ये गलत बात है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 117, इन कंपैरिजन ऑफ टू द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एन इंटरनल ऑडिटर इज मोर लाइकली टू बी कॉन्सेंट्रेटेड विद, सर इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है बाहर वाला जो ऑडिटर है उसके कंपैरिजन में इंटरनल ऑडिटर का ज्यादा ध्यान कहाँ होना चाहिए। सर कॉस्ट अकाउंटेंसी पे तो ध्यान देगा कॉस्ट ऑडिटर, ध्यान से ऐसे समझिए आप, कॉस्ट अकाउंटेंसी पे ध्यान कौन देगा, कॉस्ट ऑडिटर। कंप्लाइंस पे क्या ध्यान कौन देगा, सेक्रेटरियल ऑडिटर।
अकाउंटिंग पे ध्यान कौन देगा? फाइनेंशियल ऑडिटर। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? इंटरनल ऑडिटर का ध्यान कहाँ होना चाहिए? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, वेरिफिकेशन नीड्स। वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन सर जब हम असेट और लाइबिलिटी को देखते हैं कि वो जो बुक्स में लिखे हैं उनके साथ मैच हो रही है, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं, उसको तो अकाउंटिंग बोलते हैं या बुक कीपिंग बोलते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स अकाउंट्स, उसको ऑडिटिंग बोलते हैं। द एक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस, ये एक काम है जो ये डिसाइड करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्रियां लिखी हुई है वो सही है। ओके, यस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ऑडिट नहीं इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब आपका मेन पर्पस क्या होता है? सुनिए, पहला, फ्रॉड और एरर पता लगाना, ठीक है, सही है। फ्रॉड और एरर को रोकना, ये भी ठीक है। स्टेटमेंट वेरीफाई करना, यस, सारे हो जाते हैं। ऑल ऑफ दी अबव कर दो, ऑल ऑफ दी अबव, सारी ही चीजें हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ हो जाए। नेक्स्ट आ जाइए, द कंपनीज ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू गिव, बताओ जी, कंपनी के ऑडिटर से क्या चाहते हो आप? ही इज एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट द अकाउंट्स, बिल्कुल ओपिनियन चाहते हैं हम। ए फैक्चुअल पोजीशन अबाउट द अकाउंट्स, क्या अकाउंट्स की पोजीशन क्या है वो चाहते हैं। ओके, वो उसी का पार्ट हो गया, ओपिनियन का ही तो पार्ट हो गया। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल, देखो ये सारी चीजें सपोर्टिंग है, ये सारी चीजें सपोर्टिंग है। मेन चीज जो होती है ऑडिट में वो क्या होती है? ओपिनियन, समझ गए? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी ए फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको फ्रॉड नहीं लगता कि नहीं इसमें फ्रॉड वाली कोई बात नहीं दिख रही? ठीक है, किस चीज से रिलेटेड? मैनेजमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? मैनेजमेंट से। ऐसा नहीं है, देखो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। पहला है टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी, बताओ फ्रॉड रिस्क फैक्टर है क्या? कि फ्रॉड होने के चांसेस है, अगर टैक्स चोरी कर रहे हैं तो फ्रॉड होने के चांसेस, ऐसा हो सकता है, मे बी बोल सकते हैं ज्यादा। फेलियर टू करेक्ट नॉन वीकनेस, आपको पता है कमी क्या है पर आप उसको ठीक नहीं कर रहे, ठीक है, आपको कमी पता है, फिर उसका मतलब फ्रॉड नहीं, इसका फ्रॉड से कोई मतलब नहीं है। अडॉप्शन ऑफ कंजर्वेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब आप कंजर्वेटिव बन के चल रहे हैं। और हाई मैनेजमेंट टर्नओवर, तो नॉट लाइकली टू फ्रॉड, फ्रॉड के लिए सर ये बोल सकते हैं अपन। अगर आप कंजर्वेशन, देखो ऐसा है कि टैक्स इवेजन आप चोरी कर रहे हैं तो हाँ ये फ्रॉड का एक तरीका हो सकता है। आप बार बार में कोई टर्नओवर हो रहा है, मतलब मैंने डायरेक्टर आया रिटायर हो गया, नया डायरेक्टर आया वो भी रिटायर, तो ये भी एक फ्रॉड हो सकता है मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। और जानबूझ के कमी ठीक नहीं करना, ये भी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ठीक है एक फ्रॉड हो सकता है। कि क्यों ठीक नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपने उसमें कुछ झोल झाल कर रखा हो, आप चाहते नहीं हो सही हो, ठीक है। पर अगर आप पॉलिसीज अलग तरीके के अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसका जरूरी मतलब नहीं है कि आप फ्रॉड कर रहे हो। तो आंसर विल बी सी, कि कंजर्वेटिव पॉलिसी अपनाना वो एक सोच हो सकती है, वो फ्रॉड नहीं है। भाई मैं कंजूस हूँ, ठीक है, मैं दानदाता हूँ, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, उसका मतलब फ्रॉड से तो कोई लेना देना नहीं है। यस, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 122। प्राइमरी पर्पज फॉर एस्टेब्लिशिंग क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी, बताओ जी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी क्यों लगा रहे हैं हम? फॉर डिसाइडिंग ऑन क्लाइंट इवेल्युएशन, बताओ जी। तो सुनिए ध्यान से, पहला है इंश्योर अधरेंस टू द जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, नहीं ऑडिटिंग प्रिंसिपल का यहाँ कोई मतलब नहीं है। एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ क्लाइंट हुज मैनेजमेंट डज नॉट लैक इंटीग्रिटी, यस, हम ऐसे लोगों के साथ, देखो क्लाइंट की बात है, क्वालिटी कंट्रोल की बात है, कि जब हम क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो, हम देखो ऐसा समझिए कि मेरे पास 100 लोग आए बिजनेस करने के लिए कि सर हमारे साथ कर लो, हमारे साथ कर लो, हमारे साथ कर लो, हमारे साथ कर लो, ऐसे करके 100 लोग आए, तो क्या मैं पूरे 100 लोगों के साथ काम कर लूंगा या मैं उनमें से छांटूंगा? ऑब्वियस सी बात है सर, मैं उनमें फिल्टर करूंगा। तो जब मैं उनमें फिल्टर करूंगा तो क्या देखूंगा, ये है क्वेश्चन बेसिकली। तो सर पहला बोला जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सर हम ये देखेंगे कि उन क्लाइंट का मैनेजमेंट जो है वो इंटीग्रिटी की कमी नहीं है, ईमानदार है पूरा, तो यस बिल्कुल ठीक, हम ये देखेंगे। इंश्योर ऑडिट फीस इज चार्ज, ऑडिट फीस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और मेडिकल पॉलिसी,
तो हमारे लिए आंसर होगा बी, कि हम अगर बात कर रहे हैं किसकी, क्वालिटी कंट्रोल रिलेटिंग टू द क्लाइंट, तो हम बोलेंगे कि जिस क्लाइंट का मैनेजमेंट इंटीग्रिटी के साथ जुड़ा हो हम उसको प्रिफर करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 123। ऑपरेशनल ऑडिट कैन लीड टू ए बेटर मैनेजमेंट विद फोकस ऑन, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि सर ऑपरेशनल ऑडिट की मदद से आप किस चीज पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है, सीधा सिंपल क्वेश्चन, बुक में भी ऐसा सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कि सर रिस्क का पता लगाना और प्रोसेस को इंप्रूव करना। ठीक है, रिस्क को पता लगाना ये ऑपरेशनल ऑडिट में हम कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी ऑडिट इन कॉन्टेक्स्ट टू, प्रोप्राइटरी ऑडिट इन कॉन्टेक्स्ट टू गवर्नमेंट ऑडिट सिक्स टू इंश्योर। आपको पता है प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या है? प्रोप्राइटरी ऑडिट गवर्नमेंट के खर्चे की ऑडिट है। प्रोप्राइटरी ऑडिट गवर्नमेंट के खर्चे की ऑडिट है सर, जिसमें ये देखा जाता है कि पब्लिक का जो पैसा खर्च किया गया वो किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है, उसका बेनिफिट प्रॉपर्ली मिला है, इम्प्रॉपर यूज नहीं है, वगैरह वगैरह। तो पहला ऑप्शन है पब्लिक मनी आर नॉट स्पेंड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, बिल्कुल ठीक है। पब्लिक ऑफिसर शुड एक्सरसाइज सेम विजिलेंस एज इन रिस्पेक्ट ऑफ इज अराउंड, जैसा आप अपना खुद का पैसे का ध्यान रखते हैं वैसे आप गवर्नमेंट के पैसे का भी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। नो अथॉरिटी शुड पास एन ऑर्डर विच इज डायरेक्ट इनडायरेक्टली बेनिफिट टू ओन, खुद को फायदा पहुंचाने के लिए कोई ऑर्डर पास करें, यस, तो आंसर विल बी डी। तीनों ही चीजें ओके हैं, प्रोप्राइटरी ऑडिट में इन तीनों चीजों को देखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए सर ऑपरेशनल ऑडिट। अभी तो आया था ये क्वेश्चन, देखो ये रिपीट हो गया, दिसंबर 17, ये जून 17, देखो रिपीट क्वेश्चन है, सेम एज 123। ठीक है, फिर से लो, सेम एज 123, ये भी वही है। ठीक है, कि तो कितनी बार आया हुआ है, जून 17 में, दिसंबर 17 में, जून 19 में। ठीक है बताओ यहां तक क्लियर है? चलूं आगे? ठीक है, ये भी रिपीट है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑन ऑपरेशनल ऑडिट एरिया फोकस, वो भी सेम चीज वही है, ये भी सेम है। ठीक है, तो ये हटा देना चाहिए आप, क्वेश्चन एक याद कर लेना। लो फिर से आ गया, अरे भाई ये क्या हुआ, कोई गलती से रह गए, ये मैंने एक्चुअली हटाने को बोला था तो स्टाफ ने हटाने की बजाय एक जगह कर दी है। ठीक है, मैंने बोला था हटा देना इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो उन्होंने गलती से क्या किया, हटाने की बजाय सारे क्वेश्चन एक जगह डाल दिए। पर खुशी की बात देखो कि 120 क्वेश्चन, 23 जो क्वेश्चन है वो जून 17 में आया है, फिर दिसंबर 17 में, फिर जून 19 में, फिर दिसंबर 22 में और दिसंबर 23 में, इतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से कर लेना। ये देखो दिसंबर 21 में भी रिपीट हुआ है, सेम एज 123, तो हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ के चले जाना भैया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं, बीच में एक क्वेश्चन बच रहा है हमारा। कोसो, कोसो क्या होता है? फॉरेन में ऑडिट होती है, उसका नाम है कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कोसो की फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन is an advisory group that design the framework to help the organization with risk management issues. Which of the following is not a part of COSO internal control integrity framework? और बताइए जी, इनमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है? कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, तो सीधा याद कर लीजिए सुपरविजन। ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर याद कर लीजिए सुपरविजन। सुपरविजन इसका पार्ट नहीं है। ओके, यस, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 131। इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड, बताओ जी इंटरनल ऑडिट कितनी बार होती है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कितनी बार होती है? सर इंटरनल ऑडिट कभी भी करा सकते हैं, पूरे साल चलती ही रहती है। पीरियोडिकली नहीं बोलेंगे, साल में एक बार हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। थ्रू आउट द ईयर बोल सकते हैं, वंस इन ए 5 ईयर, नो नो, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो राइट आंसर विल बी बी, कि सर ये पूरे साल चलती है, क्योंकि बाहर से तो किसी को बुलाना नहीं है। इंटरनल ऑडिटर हो सकता है मैनेजमेंट का ही कोई पर्सन हो, कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय हो, तो चलती रहेगी। टेस्ट चेकिंग इज डन व्हेन देयर इज एन इफेक्टिव सिस्टम हो, बताओ जी टेस्ट चेकिंग कैसे होगी, कब होगी, कब करेंगे? सर ऐसा है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा इंटरनल कंट्रोल है, मैं ऐसा कहूँगा, इज डन व्हेन देयर इज एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल। तीनों पॉइंट सही है, पर अपन इसमें बोल देते हैं ए। ठीक है, बुक का आंसर अलग है,
मैं अलग आंसर लिखवा रहा हूं यहाँ पे, बुक का आंसर अलग है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल मैंने इसलिए लिया कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है तो मैं टेस्ट चेकिंग से काम चला सकता हूं, फिर मुझे पूरी चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 133, aspect may be taken into consideration for property inventory proper inventory control। अगर मुझे अच्छे से स्टॉक कंट्रोल करना है, कोई लॉस ना हो, तो मुझे क्या ध्यान रखना होगा? पहला, मैक्सिमम मिनिमम और रीऑर्डर लेवल फिक्स करने होंगे, सही है। फिक्स्ड ऑर्डर का क्वांटिटी बताओ जी, ईओक्यू वगैरह फिक्स करने होंगे, बिल्कुल। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग एनालिसिस करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, कि सर कौन सा गुड्स ऐसा जो आया खत्म हुआ है, और कुछ ऐसा जो लंबे टाइम तक पड़ा रहता है, तो यस डी लिखेंगे हम, ऑल ऑफ दी अबो। तीनों चीज़ों पे ध्यान देना है, तब जाके हम एक अच्छा इन्वेंट्री कंट्रोल कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? अच्छा इन्वेंट्री कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ जी, अच्छे इंटरनल ऑडिटर की क्वालिटी बताओ। पहला है अच्छा राइट एटीट्यूड होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन, बिल्कुल ठीक है सर, आंसर इज डी, सारी खूबियां होनी चाहिए। ऑडिटर में जितनी खूबियां लिखें उतनी कम है, राइट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 135, ठीक है। हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013? चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस। कॉस्ट अकाउंटेंट, यस। अदर प्रोफेशनल, यस। आंसर हो जाएगा डी। डी का मतलब हो गया ऑल ऑफ दी अबव, किसी को भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। पहले क्लास में हमने 70 एमसीक्यू किए थे और इस क्लास में हमने 65 कर लिए हैं। अब मैं आगे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अपन शांति से बैठ के करेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।